हाय फ्रेंड, क्या आप भी रात को खर्राटे लेते हैं और लोग आपका मजाक बनाते हैं और आप भी हंसी हंसी में टाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सिर्फ एक साउंड नहीं, एक साइलेंट डेंजर भी हो सकता है। तो समझते हैं आखिर स्नोरिंग क्या है। खर्राटे कब आते हैं? खर्राटे तब आते हैं जब हम सोते हैं और हमारे गले की मसल्स रिलैक्स हो जाती है। इस रिलैक्सेशन की वजह से सांस की नली थोड़ी सक्रिय हो जाती है और जब हम सांस लेते हैं तो हवा को इस सक्रिय जगह से ज़्यादा जोर लगाकर गुजरना पड़ता है और इसी दौरान आसपास की सॉफ्ट टिश्यू जैसे सॉफ्ट पैलेट, टंग एंड थ्रोट वाइब्रेट करने लगते हैं। यही वाइब्रेशन आवाज़ पैदा करती है जिसे हम खर्राटे कहते हैं। जितना ज़्यादा एयरवे नैरो होगा उतना ही तेज़ आवाज़ आएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या हर खर्राटा खतरनाक होता है? जवाब है नहीं। मोस्टली खर्राटा जो सिंपल स्नोरिंग के फॉर्म में होता है वो हार्मलेस होता है। इसमें ब्रीदिंग कंटिन्यू रहती है, स्लीप क्वालिटी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता और ब्रेन को और शरीर को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती। ये खतरनाक कंडीशन तब बन जाता है जब ये स्नोरिंग ओएसए का रूप ले ले। ओएसए का मतलब है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें एयरवे बार बार पूरी तरह से बंद हो जाता है। सांस 10 to 30 सेकेंड के लिए रुक सकती है, कभी कभी 30 सेकेंड से ज़्यादा भी। बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल गिरता है, ब्रेन आपको बार बार जगाता है जिसका आपको पता भी नहीं चलता। ओएसए को इग्नोर करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ये हमारे हार्ट पे भी असर डालता है। ये हमें हाइपरटेंशन कर सकता है, हार्ट अटैक की संभावनाओं को बढ़ाता है और हमारे हार्ट की गति को इरेगुलर कर सकता है, जिसे हम एरिथमिया कहते हैं। ब्रेन पे भी ये काफ़ी असर डालता है, हमारा कंसंट्रेशन कमज़ोर करता है, स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाता है और मेमोरी भी इम्पेयर करता है। मेटाबॉलिक इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। डायबिटीज़ के कंट्रोल को ख़राब करता है, वेट गेन साइकिल को डिस्टर्ब करता है और डेली लाइफ में दिन भर थकान बना हुआ रहता है, चिड़चिड़ाहट बनी रहती है और प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है और बहुत सीवियर केस में कभी कभी रेयरली ये कार्डियक अरेस्ट का कारण भी बन सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को कैसे पहचानते हैं? जब भी आपको खर्राटे के साथ साथ सांस भी रुकने का एहसास हो, ऐसा लगे कि बगल में सो रहा आदमी अचानक से उठ के दोबारा से सांस लेना स्टार्ट कर रहा है, तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है। यानी कि ऐसे पेशेंट्स रात में बार बार गैस्प करते हैं और चोक करते हैं और इनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, दिन में ये जगते रहते हैं, इनकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। अगर सिंपल स्नोरिंग है तो इसे सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से भी मैनेज किया जा सकता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वेट रिडक्शन। इसके बाद आप अगर अल्कोहल लेते हैं तो उसका सेवन बंद करें, स्मोकिंग स्टॉप कर देना चाहिए और स्लीप का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। लैटरल साइड में सोने पे स्नोरिंग काफ़ी कम हो जाता है और नेज़ल केयर का भी ध्यान रखना चाहिए। स्टीम इन्हेलेशन, सलाइन स्प्रे और एलर्जी के कंट्रोल करने से स्नोरिंग को रोका जा सकता है। तो योगा और प्राणायाम वगैरह भी काफ़ी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपका स्नोरिंग एक स्टेप आगे जा चुका है, जिसे हम ओएसए कहते हैं, इसके लिए सबसे पहले स्लीप की स्टडी की जाती है, जिसे हम पॉलिस्मोग्राफी कहते हैं। इससे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर फॉर्म में कैटेगराइज करना आसान होता है। ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है सीपैप, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का तरीका है। इसमें पेशेंट को एक टाइट मास्क लगा के सोने के लिए दिया जाता है और ये मशीन कंटिन्यूसली पॉजिटिव एयरवे प्रेशर हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर डालता रहता है, जिससे एयरवे पेटेंट रहता है, खुला हुआ रहता है। माइल्ड टू मॉडरेट केस में ओरल डिवाइसेस भी काम आते हैं। इसका काम होता है जॉ को आगे की तरफ रखना। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ केसों में सर्जरी का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसे नोज़ में, टॉन्सिल में या पैलेट में अगर कोई ग्रोथ है तो उस ग्रोथ को सर्जिकली एक्सरसाइज किया जा सकता है, या कोई डिफॉर्मिटी है तो उसे करेक्ट किया जा सकता है। खर्राटों को इग्नोर ना करें, ये सिर्फ आवाज़ नहीं, एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है आने वाले बड़ी बीमारियों का। अगर सांस रुक कर आ रही है तो डिले मत करिए। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इलाज बहुत ज़रूरी है। याद रखें, हेल्दी स्लीप इज़ हेल्दी लाइफ। मैं हूं डॉक्टर संजय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।